गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT कंप्लीट हो चुकी थी। ये किस तरीके से होता है, CFSC क्या कैसे निकलता है, वो सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, अब देखते हैं CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट देखो CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है ना। CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, बात क्लियर। आप लोगों के क्या हो चुका, CFT इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्लियर ये चीज़। CFT इन टेट्राहेड्रल, अब क्या है थर्ड CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्लियर ये चीज़। अब इसमें कैसे स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग एक बात सुनना, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है, किस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होता है किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो किसमें होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों में 4 होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल अंतर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से इनमें अंतर है, इनके अरेंजमेंट में अंतर होता है, इनके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में अंतर होता है, सब कुछ अंतर होता है। देखो सिर्फ सेम क्या रहता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। बस अंतर इतना होता है कि ये इस तरीके से होते हैं, समझ में मेरी बात है, ठीक है, क्लियर। बाकी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम होती है, बाकी सारी चीज़ें इनमें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, क्लियर। क्या समझ में मेरी बात, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन अब तक तो क्या पढ़ रहे थे, इनके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, है ना, समझ रहे हो क्या है कि अब तक तो ये पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ रहे थे कि कैसे होता है, वो ऐसे क्यों बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इनकी ज्योमेट्री तब बताई थी मैंने आप लोगों को, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये तो इस तरीके से बनाते हैं हम। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड,
ठीक है, अपन इस तरीके से बनाते हैं। या कैसे बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, मेटल। समझ में आ रही है? ये ऊपर वाला भी स्क्वायर प्लेनर है और नीचे वाला भी स्क्वायर प्लेनर है। अपन इनको कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई जो अब तक अपन ने देखा था, मतलब पिछले वाली क्लासों में नहीं, सॉरी, हाँ बिल्कुल, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, ट्वेल्थ में, जहाँ जहाँ आप लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ ये चीज़ें होती हैं। अब देखो होता क्या है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, है ना, सुनना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो 6 एक्सिस की साइड से अप्रोच करते हैं, है ना। 6 एक्सिस, या मैं कहूँ 6 लोब, एक्सिस मतलब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। समझ में आप लोगों की बात, ठीक है। इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। अब अगर ये बात हुई कि अगर ये एक्सिस के साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब वो 3 एक्सिस भी मैंने आप लोगों को बताई, प्लस एक्स वाई, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस जेड। समझे मेरी बात, ठीक है। ये बात होगी एक तो, उस तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल, ये मेटल है ना, इधर बना दूँ एक लोब, इधर बना दूँ, इधर बना दूँ, इधर बना दूँ, और एक लोब ये बना दूँ और एक लोब ये बना दूँ, तो यही तो है ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे हो, यही है ना ऑक्टाहेड्रल, क्लियर ही वाली बात। इस तरीके से बनता ही है ना, ये चीज़ क्लियर, ठीक। अब देखो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने और उसमें ऐसा हो जाए कि ये जैसे सेंट्रल एटम, ये एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे, ठीक है, ये तो बन गई। इनसे लिगेंड भी आके जुड़ लिया, ठीक है, क्या जुड़ लिया, लिगेंड भी आके जुड़ गया यहाँ पे, क्लियर ये बात है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, लिगेंड आके जुड़ा, है ना, लिगेंड आके जुड़ा यहाँ पे, तो क्या होएगा, 4 लिगेंड जुड़ गए। अब बच्चे कौन से, ये ऊपर नीचे वाले। सपोज करो ये ऐसा चला जाए, अब लिगेंड को बोले भाई जुड़ ले, है ना, जुड़ गया, मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है। सपोज करा ऐसा हुआ, सपोज करूँ ऐसा ना होकर ऐसा भी तो हो सकता है, ये मेटल आयन, एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब ये और एक लोब ये, है ना, एक लोब ये रही, 5वीं और 6ठी लोब ये। लिगेंड को बोला तो लिगेंड को सबसे पहले ये दिख गई, तो लिगेंड इनसे आके जुड़ लिया। बताओ दोनों में 4-4 जुड़ लिया क्या, अब 2-2 जुड़ना बाकी है। अगर 2-2 जुड़ जाए, है ना, और 2-2 कब जुड़ेगा, जब ऐसा इन्वायरमेंट होगा। समझे आप लोग मेरी बात, ठीक है। मतलब लोब जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की है वो, और आने वाले लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे, उसके साथ जुड़ेगा वो, ठीक है। तो जुड़ेगा ये, इस कंडीशन में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, आप कहो जोड़ना है हमें, ठीक है, जोड़ो। देखो बताओ, ये लिगेंड यहीं पर आएगा, ये लिगेंड यहीं पर आएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर मेटल है। बताओ ये इतनी डिस्टेंस हो गई क्या मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है।
इतनी डिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि इस लिगेंड और इस मेटल, है ना, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, उसका मान क्या है, बहुत कम है। इस लिगेंड का मान क्या, मेटल और लिगेंड के बीच के अट्रैक्शन का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। समझ में ये बात है, ठीक है। इस अट्रैक्शन का मान बहुत कम हो गया, ठीक है, तो बताओ ये वाला अट्रैक्शन हो पाएगा क्या? ये तो ना के बराबर हो गया, ठीक है, मतलब शर्मा जी और गुप्ता जी दिख तो रहे हैं लेकिन हाय हेलो नहीं हो रहा है, ठीक है, दो आमने सामने खिड़की हैं, दिख तो रहे हैं लेकिन हाय हेलो नहीं हो रहा है। बताओ हाय हेलो नहीं होगा तो आएगा इंट्रैक्शन, दोनों में किस बात का रिपल्शन नहीं हो, सॉरी अट्रैक्शन नहीं होएगा, नहीं होएगा तो बताओ रिश्ता बना क्या गुप्ता जी का और शर्मा जी का? नहीं बना, नहीं बना तो अपन क्यों पढ़े, क्यों देखें? जब रिश्ता ही नहीं है तब क्यों मेंशन करें, ठीक है। बताओ ऐसी ही बात इसके साथ हो गई क्या, है ना, ऐसी ही बात इसके साथ हो गई क्या? समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पर भी मेटल और लिगेंड का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत कम है, कम है, तो ये बॉन्डिंग भी नहीं बनेगी और ये बॉन्डिंग भी, या मैं कहूँ ये अट्रैक्शन नहीं होगा और ये अट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि इतने जुड़े 1 2 3 और 4, तब कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बताओ मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब ऊपर वाले को देखो, मुझे एक बात बताओ, अब ऊपर वाले में भी, ऊपर वाले में 4 लोग तो बड़ी बड़ी हैं और लगभग सेम साइज की लग रही हैं, है ना, लगभग सेम साइज की है। अब सेम साइज के तो 6 लिगेंड अप्रोच करे भैया, उसमें से 4 लिगेंड तो जुड़ गए हैं, है ना, 4 लिगेंड तो जुड़ गए, बच गए 2। अब बोले 2 लिगेंड इनसे जुड़ना है। मुझे एक बात बताओ, अब अगर लिगेंड इन लोग पर अटैक करे, बताओ अट्रैक्शन के लिए अटैक तो उसे करना पड़ेगा। अटैक करा, एक तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, हो सकता है ना डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। एक लिगेंड खुद जो मेटल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो रिमेनिंग 4 लिगेंड हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी एक पॉइंट चार्ज है। बताओ आने वाला लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। अगर वो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, लोग छोटे हैं, तो बताओ जैसे ही इनसे अट्रैक्शन के लिए अटैक करा तो ये लिगेंड क्या करेंगे, उसे रिपेल करेंगे, क्योंकि वो तो देखो छोटी छोटी लोब हैं और वो यहाँ तक उनका जो स्पेस एरिया वो इतना इतना फैला हुआ है। तो बताओ आने वाले इनकमिंग लिगेंड को क्या करेंगे, ये लिगेंड रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करा तो बताओ वो उसके साथ जुड़ पाएगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा। अगर जुड़ नहीं पाया तो मुझे एक बात बताओ, अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। जब अट्रैक्शन नहीं हुआ तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर अपन यहाँ पे 6 मेंशन करेंगे, 4 मेंशन करेंगे। जितने लिगेंड के साथ अट्रैक्शन हुआ उन्हीं तो मेटल को लिगेंड को कंसिडर करेंगे, जिनको कंसिडर करेंगे बताओ वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगी। समझ में आ रही? ठीक है। और बताओ वही कोऑर्डिनेशन नंबर हुई, ठीक है। अगर वही कोऑर्डिनेशन नंबर हुई 4 ही, तो अपन इसको बोलेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है? नहीं बोलेंगे ना, अपन क्या बोलेंगे, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। क्लियर क्या मेरी बात? ठीक है, समझ में आएगा ये चीज़। इस कंडीशन में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कंडीशन में भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब सपोज ये कर लिया कि जैसे अपन ये बोलते हैं कि जो इमेजिनरी एक्सिस होती हैं वो 3 होती हैं, है ना, इस तरीके x y z, -x -z और -y। तो ये जो है ये z, मैं इसको ये मान लूँ कि ये z एक्सिस है, ये वाली, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो बताओ ये मान लिया क्या? मान रहे हैं बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की मर्जी है, थोक के भाव कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी, ठीक है।
इसको भी मान लिया, एक प्लस जेड है एक माइनस जेड है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि जब भी, है ना, मैंने क्या कहा, जब भी अष्टफल के संकुल बनते हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब भी बनते हैं, तो क्या हो कि अगर उनकी एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन पर प्रेजेंट लोब, दो लोब का साइज या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, दो लोब का साइज या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या लोब का साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उस समय कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय या तो लोब का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, या फिर लोब का साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तब दोनों ही कंडीशन में कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है, रेगुलर से। जैसे अपन चाह रहे हैं ना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने, वो भी रेगुलर बने, ठीक है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। ये बात समझ में इतनी, ठीक है। तो उस डिस्टोर्शन के कारण, है ना, उस डिस्टोर्शन के कारण यह क्या होता है, लोब के अपोजिट लोब के, जिसे अपन ने बोला कि सपोज मान लिया जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के सापेक्ष प्रेजेंट जो लोब होती हैं और डी ऑर्बिटल की, उनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है ना, और उस खिंचाव उत्पन्न होने के कारण मॉलिक्यूल में विकृति क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल डिस्टोर्टेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, समझ में ये चीज़, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी ऑर्बिटल, है ना, जो भी ऑर्बिटल अलोंग द जेड डायरेक्शन होते हैं, है ना, जो भी ऑर्बिटल अलोंग द जेड डायरेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, इस खिंचाव के कारण क्या हो जाते हैं, मोस्ट स्टेबलाइज हो जाते हैं, समझ में आ रही है, क्योंकि वो लिगेंडों से कम रिपेल होते हैं, है ना, जो भी जेड एक्सिस के सापेक्ष होएगा वहाँ से तो लिगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहा, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस कारण, या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इस कारण। अगर उधर से अप्रोच ना करें तो उधर से बॉन्ड भी नहीं बनेगा, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा किसी तरीके का, या मैं कहूँ किसी भी तरीके का रिपल्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन तो मेटल का और रिपल्शन किसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का और पॉइंट चार्ज का, समझ में आ रही। तो वे सभी डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं, है ना, मैंने क्या बोला, वे सभी डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं, है ना। अब जेड एक्सिस का कंपोनेंट कौन होता है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट कौन होता है, एक तो होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी वाई जेड और एक होता है डी जेड स्क्वायर, है ना। जेड एक्स के कंपोनेंट होते हैं ये। तो जिन भी डी ऑर्बिटल में जेड एक्सिस, मतलब जो डी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं, वो कम प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, है ना, रिपेल ही नहीं होंगे, और क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइजेशन बोल तो लो एनर्जी वाले स्टेबल ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर क्या, क्योंकि यहाँ पे तो किस प्रकार का जो स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, समझ में आ रही। इन दोनों ही कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बताओ ये कम हो गया तो जेड एक्सिस वाली जो कंपोनेंट है ना,
जेड एक्सिस के कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल, है ना, ये क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल हो जाएंगे। समझ में, ठीक है, क्लियर। अब बताओ, मोर स्टेबल हो गए तो ये कब होंगे, जब इनकी एनर्जी का मान कम हो। समझ में, तो मुझे एक बात का, कम एनर्जी वाले होंगे तो ये लो एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट होंगे। समझ में है क्या मेरी बात, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, लो एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर ये चीज़, ठीक है। इसके अपोजिट वे ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल, वे ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट नहीं है ना, जेड एक्सिस के कंपोनेंट नहीं है, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में, वो क्या चले जाते हैं, रिपल्शन बोले तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंपैरेटिवली कहाँ चले जाएंगे, हाई। मतलब इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर एनर्जी का मान ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। समझ में, तो जब भी इनका CFT डायग्राम खींचा जाएगा उनमें dxz, dyz और dz स्क्वायर ये तो कम एनर्जी लेवल पे लिखे जाएंगे, और dxy, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऑर्बिटल क्या होएगा, हाई एनर्जी लेवल पर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में है क्या, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें जो बताई, ये लो एनर्जी वाले हो जाते हैं, ये हाई एनर्जी वाले हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसका जो टोटल इफेक्ट है वो कैसे शो करते हैं अपन, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। देखना इधर, देखो ये बात हुई। अब जैसे मैं बात करूँ, क्या मैंने कहा कि उनमें क्या होता है, जो जेड और एक्सिस के कंपोनेंट है वो हाई एनर्जी वाले होंगे, और जो विदाउट जेड एक्सिस वाले हैं वो लो एनर्जी, सॉरी क्या, वो हाई एनर्जी वाले होंगे, और जेड एक्सिस के कंपोनेंट लो एनर्जी वाले मोर स्टेबल होंगे। ठीक है कि ये बात। अब देखो जो इसका टोटल इफेक्ट होता है ना, टोटल इफेक्ट वो किस पर पड़ता है, केवल ईजी ऑर्बिटल पर पड़ता है ना। मोस्ट ऑफ दिखाई किस में देता है, ईजी ऑर्बिटल में देता है। और ईजी ऑर्बिटल पर किस तरीके से पड़ता है कि जो ईजी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, डबली डीजनरेट होते हैं, है ना। क्या होते हैं ये, डबली डीजनरेट, ठीक है। अब ये जो डबली डीजनरेट होते हैं, जो डी ऑर्बिटल हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। स्प्लिट होंगे और दो भागों में टूट जाते हैं। समझ रहे आप लोग मेरी बात, कैसे, एक डी ऑर्बिटल तो हाई एनर्जी लेवल पे चल जाएगा एवरेज से, एक लो एनर्जी लेवल पर चल जाएगा। अब लो एनर्जी लेवल पर कौन सा जाए, जो जेड एक्सिस का कंपोनेंट है, तो बताओ ईजी में या तो आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर। तो बताओ डी जेड स्क्वायर तो लोअर एनर्जी लेवल पे चल जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, इसका टोटल इफेक्ट किस पर पड़ता है, ईजी ऑर्बिटल पर पड़ता है, जिसके कारण उसके दो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं। उनमें से एक लो एनर्जी वाला डी जेड स्क्वायर हो जाता है, एक हाई एनर्जी वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। समझ में, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, B1G ऑर्बिटल,
है ना। इसे अपन क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, B1G ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या है, A1G ऑर्बिटल। जो dz² होता है उसका नाम तो क्या है, A1G ऑर्बिटल, और dx² - y² है उसका नाम क्या है, B1G ऑर्बिटल। समझ में। अब जो 3 d ऑर्बिटल बचे T2G वाले, है ना, T2G वाले 3 d ऑर्बिटल हैं, समझना। देखो ये 3 d ऑर्बिटल हैं। अब मैंने कहा इफेक्ट्स दिखता है तो EG पर ही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपन ने कहा जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट हैं उनकी एनर्जी तो कम हो ही जाएगी। तो जो T2G ऑर्बिटल है ये ट्रिपली डीजेनरेट है ना, ये कैसा है, ट्रिपली डीजेनरेट। और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है, DXY, DYZ और DXZ, ये हैं। तो जो कंपोनेंट है जेड एक्सिस के हैं वो है स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो जैसे ये इसका एनर्जी लेवल, तो ये इस तरीके से बोलते 2 d ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे और 1 d ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल पे, ठीक है। ये कौन से होते हैं, DXZ और DYZ, और ये कौन सा होता है, DXY होता है ना। अब जो T2G के ऑर्बिटल हैं, जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। उनको देखो जेड एक्सिस के जो वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है। और जो एक है XY का कंपोनेंट है ना, वो क्या चल जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे चल जाएगा, DXY ऑर्बिटल। समझ में आ रही, जो जेड एक्सिस का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब इसे जो DXY ऑर्बिटल है उसे अपन क्या कहते हैं, B2G, इसे क्या कहते हैं, B2G, है ना। और इन दोनों ऑर्बिटलों को अपन क्या कहते हैं, EG। समझ में है क्या। इस तरीके से क्या होती है, इनकी स्प्लिटिंग होती है। बोले तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें d ऑर्बिटल की फर्दर स्प्लिटिंग होती है ना। अपन यही बोलेंगे इसको कि पहले 5 d ऑर्बिटल थे, है ना, वो टूटे और टूटकर 2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब जो 2 में कन्वर्ट हुए हैं, बोलते एक ट्रिपली डीजेनरेट है, एक डबली डीजेनरेट है। मेरी बात समझ में आ रही है। जो क्या होंगे, फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, है ना। फर्दर स्प्लिट होने का मतलब क्या है, वापस से टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो किस में टूटेंगे, EG ऑर्बिटल तो A1G B1G में टूटेगा, और T2G ऑर्बिटल EG और B2G में टूटेगा। समझ में आप लोगों की, ये मेरी बात है, ठीक है। जो EG ऑर्बिटल आते हैं DXZ और DYZ, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, है ना, मतलब ये डीजेनरेट होंगे, जबकि B2G की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। और जो B2G और B1G का एनर्जी गैप है उससे अपन क्या लिखते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। अगर मैं इसको बनाऊँ, है ना, अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग को बनाऊँ तो इसकी स्प्लिटिंग को देखो मैं कैसे बनाऊँगी, किस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसे। देखो सुनना, जैसे मैं कहूँ ये 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल हैं, मैं लिख दूँ 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, ठीक है। लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करे
और ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए, इस स्टेट में ये लिखा, ठीक है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। समझ में मेरी बात क्लियर। इधर भी अप्रोच करे और एक्साइटेड स्टेट में चले गए 5। ये भी कौन सी फॉर्म में है, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। ये बात भी क्लियर। अब सुनना, ये इनका एनर्जी लेवल, ठीक है। ये टूटे और टूट कर ये बना Eg और ये बना T2G। ये क्या है अपना डेल जीरो, ये तो उल्टा है डेल फील्ड था, समझ में ही बात है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बनाया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यही थी कि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है लेकिन फिर भी स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, लोब छोटा और बड़ा होने से, तो वो तो लिखना ही है ना। अब देखो ये चीज़ हो गई इस तरीके से, क्लियर ये बात है, समझ में है क्या। उसके बाद में ये टूटेंगे, है ना, और टूट कर ये एनर्जी लेवल, ये 2d ऑर्बिटल, ये 1d ऑर्बिटल, ठीक है। ये इसका एनर्जी लेवल, ये 1d ऑर्बिटल और ये 1d ऑर्बिटल। ये कैसे होते हैं, Eg ऑर्बिटल। ये कैसा होता है, B2g ऑर्बिटल। ये कैसा होता है, A1g ऑर्बिटल। और ये कैसा होता है, B1g ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी बात समझ में है क्या, क्लियर ये चीज़ है ना। इसका एनर्जी लेवल है। ये कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dxz और dyz। ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, dxy। ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, dz स्क्वायर। ये कौन सा होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है क्या, समझ में आई ये चीज़। आगे देखो, ये एनर्जी लेवल इतना ही है ना, ये लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ये ऐसे हैं, ये यहाँ चला गया, क्या नाम है इसका, B2G। ये यहाँ आ गया, क्या नाम है इसका, A1G, है ना। और ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, B1G। समझ में ही मेरी ये बात, ठीक है। इतनी बात क्लियर क्या है ना। B2G और B1G ये बना दिए इस तरीके से। इसको थोड़ा सा ये कर लिया, इन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा ये क्या होगा, डेल। और ये क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब स्क्वायर प्लेनर में है तो डेल एस क्यों लिख दूँ मैं इसे, ठीक है। ये चीज़ लिख दी। अब देखना, ये तो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना। ये तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। ये जो दूसरे नंबर की है, ये वाली, ये जो है ना, मैंने कहा था डिस्टोर्टेड शेप बनेगी,
तो वो डिस्टोर्टेड शेप इसके कारण ही बनती है। ये क्या होती है? स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। टेट्रागोनल फिल्ड किसकी स्प्लिटिंग है? डी ऑर्बिटल की। बात ये भी समझ में आई। और ये जो रिमेनिंग बच गई ये क्या है? स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, है ना? स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट या कॉम्प्लेक्सेस। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, मतलब ये फर्दर स्प्लिटिंग ही तो पढ़ रहे हैं अपन इसकी। वापस से टूटा, देखो टेट्रागोनल में मैंने क्या कहा था? डिस्टोर्टेड शेप आएगी, वो डिस्टोर्टेड शेप इसके कारण ही आती है। लेकिन बाद में इसके जब बॉन्ड नहीं बन पाता, चार ही जुड़ते हैं, है ना, ऑन द प्लेन, तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट, समझ में? उसमें क्या होता है कि जो A1G ऑर्बिटल है ना, सो यहाँ से देखो, जो T2G का EG सेट है उसकी एनर्जी और कम हो जाती है, इसलिए वो लो एनर्जी लेवल पे चल जाता है। जो B2G होता है उसकी एनर्जी हाई ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है? उसे हाई एनर्जी लेवल पे लिखते हैं, और इतनी हाई हो जाती है कि B1G को लो एनर्जी लेवल पे लिखा जाता है। इससे वो तो सॉरी A1G को B2G की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है रिपल्शन के कारण, मतलब वो तो है ही नहीं ना, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन है ही नहीं, मतलब रिपल्शन है पॉइंट चार्ज के बीच में, तो क्या हो जाता है? उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और A1G की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ऐसे ही जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट नहीं है उन सब की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो जो B1G ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी, और जो B1G और B2G के बीच का जो एनर्जी गैप है उससे अपन क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी गैप या स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसका CFT डायग्राम बनाना था। क्लियर ये बात? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इस तरीके से उनका MOT डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जस्ट अपना एक ही डायग्राम में क्या हो गया? ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड का हो गया, टेट्रागोनल का हो गया, जो अपने सिलेबस में नहीं मेंशन भी नहीं करेंगे, और ये किसका हो गया? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हो गया। समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में और इधर किसका आ जाएगा? टेट्राहेड्रल का आ जाएगा, जो अपन पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो? इधर क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल का आ जाएगा। जानते हो ना टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग? अब देखो, अगर एनर्जी ऑर्डर की बात करूँ मैं, d orbitals in energy order of d orbital in square planar complexes। देखो सबसे ज़्यादा B1G की इज ग्रेटर देन, उसके बाद में B2G की, उसके बाद में A1G की, उसके बाद में AG की। समझ में आई मेरी बात? सबसे ज़्यादा किसकी है? B1G की, फिर B2G की, उसके बाद में A1G की, और सबसे कम EG की, है ना? या क्या लिख दूँ? तो ऐसे लिखूँगी, मतलब सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन भरे तो किस में भरेंगे? इसमें भरेंगे। समझ में आई बात? ये क्या है? एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब देखो इसको लिखूँ मैं, या तो ऐसे लिखेंगे अपन, या फिर कैसे लिखेंगे? सबसे ज़्यादा एनर्जी dx² - y² की, फिर dxy की, फिर dz² की। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर dxz बराबर dyz, क्योंकि ये दोनों तो कैसे हैं? डी जनरेट हैं।
ये कैसे ऑर्बिटल हैं, डीजनरेट हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो अगर इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जब भी, ठीक है, या स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें, सुनना। तो देखो अपन ने 3 कॉम्प्लेक्स पढ़े, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़े, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़े और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़े। समझ में आ रही? तो जो डेलिटी है उसका मान तो हमेशा ही सबसे कम होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? जो डेलिटी है उसका मान तो सबसे कम होता है ना। फिर डेल एस क्यू होता है और फिर डेल जीरो होता है। दैट मीन्स डेल जीरो की CFSE का मान सबसे ज़्यादा होता है, फिर डेल एस क्यू, फिर डेल टी। मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी CFSE का मान हमेशा ही ज़्यादा होता है। समझ रहे हो ये चीज़ भी, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की CFSE, उसके बाद में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ पूछे कोई जैसे अपन इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे भरेंगे, तो अपन इलेक्ट्रॉन इनमें इस तरीके से भरेंगे। जैसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, है ना। फिर हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। क्लियर ये चीज़? दूसरी मतलब पहले EG में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर A1G में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर B2G में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर B1G में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अगर होंगे तो। नहीं, B1G बहुत हाई एनर्जी का हो जाता है, इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर। अपन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? अरे उसी अकॉर्डिंग तो करेंगे जिस अकॉर्डिंग आप वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा हो, और जिसकी एनर्जी कम है जिस ऑर्बिटल की, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में ये वाली बात भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, जो अपन स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं इसमें, वो क्या निकालते हैं? एक तो B1G के बीच की और B2G के बीच की एनर्जी गैप निकालते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो मोर जो एनर्जी गैप जिसे मेंशन किया जाता है इसमें, वो क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन B1G एंड B2G, उसे शामिल किया जाता है, ठीक है। बाकी और किसी ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से करोगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना, जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाओ तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि पहले टेट्रागोनल की स्प्लिटिंग होगी d ऑर्बिटल की, और टेट्रागोनल की स्प्लिटिंग के बाद में ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप लोगों से पूछिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो मुझे एक बात बताओ, अगर D2 हुआ तो मैं क्या लिखूँगी? EG2 A1G 0 B2G 0 B1G 0। समझ में मेरी बात? इस तरीके से, ठीक है। जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या लिखूँगी? EG1 A1G B2G और B1G, और सबके क्या 0 0, मतलब EG1 A1G 0 B2G 0 और B1G 0। इस तरीके से क्या हो जाएगा? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में है क्या? क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये बात तो कहीं नहीं कही है कि इनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही आएंगे, है ना। ऐसी बात तो कहीं नहीं कही, या ये बात भी कहीं नहीं कही गई है कि इनके साथ वीक लिगेंड ही आएगा, मतलब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। मतलब ये कि जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ये उन लिगेंडों के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं जिनमें वीक फील्ड लिगेंड हो, उन कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब जिनमें वीक लिगेंड होंगे वो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्योंकि ये बात कहीं मेंशन ही नहीं है, बस कारण देख लेंगे कि बन रहा है तो क्यों बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा, ठीक है। और ये बात भी कहीं नहीं लिखी हुई है कि केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही आए, है ना, कि ऐसा नहीं है।
कि प्लेटिनम क्या सॉरी इस CN- और ये आएंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। उन स्थितियों में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, है ना, बनते हैं ना। NaCO4 एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, है ना। मेंशन करने का मतलब क्या है कि अपन कोई ये चीज़ ऐसे नहीं कह सकते, अपन क्या कोई नहीं कह सकता कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो केवल स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंपेरिजन प्रेजेंस में बनते हैं या फिर वीक लिगेंड की प्रेजेंस में बनते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों की प्रेजेंस में बन सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की नेचर स्ट्रॉन्ग नेचर का हो या फिर वीक नेचर का हो, ऐसा हो सकता है। देयर इज़ नो कंसिडरेशन, ठीक है, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इफेक्ट क्या होता है वीक लिगेंड जब आता है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आता है, वो अपन 1 बाई 1 देख लेंगे, ठीक है। पहले इसका ये CFT डायग्राम क्लियर माइंड में, अब उसका 1 बाई 1 देख लेंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और बात ध्यान रखोगे आप लोग, और वो क्या कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा मेटल के हर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं बनती है ना। मैंने क्या कहा, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मेटल के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। अपन ये नहीं कह सकते कि इस मेटल के साथ बनाएगा ही, है ना, कॉन्फ़िगरेशन के साथ। जैसे मैं कहूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनना है तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है D0 हो सकता है D1 हो सकता है D2 हो, D3, D4, D5, D6, D7, 8, 9 और 10, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए इनमें से कुछ भी हो सकता था, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऐसा नहीं होता है कि अपन मेंशन नहीं करते उस चीज़ को, मेंशन नहीं करते, क्या होता ही नहीं है कि ऐसा नहीं मानते अपन कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं होता। केवल वे ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना। कौन इन्वॉल्व होता है? केवल वे ही इन्वॉल्व होते हैं, वे ही मेटल आयन इन्वॉल्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल और केवल D8 होता है ना। कौन से मेटल आयन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D8 होगा। D8 होगा तो ही वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, नहीं तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। समझ में ये होगा तो बनेगा। बाकी अगर मैं कहूँ D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है, D6 हो सकता है, D7 हो सकता है, D9, D10, इन सब को अपन यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात समझ में क्या इतनी, ठीक है। जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो कब बनेगा? जब मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो? D8 हो। समझ में आ रही है? क्लियर, ठीक है, ये बात भी क्लियर। अब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, है ना, सुनना देखो, या लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, एक कंडीशन तो फिक्स है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? D8 होना चाहिए। देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड क्यों इफेक्ट नहीं करते हैं। देखो ज़रा, अगर स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड हो, पहले वीक को कंसिडर करते हैं, तो अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे, है ना। D8 का वीक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग में देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। समझ में ये बात, ठीक है, क्लियर। क्या मतलब, जो चाहो तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, चाहो तो लिगेंड वीक हो, दोनों ही कंडीशन में, है ना। मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, है ना, और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D8, तो अब मैं क्या लिखूँगी इसको? T2G6 EG2, ऐसा ही लिखूँगी,
या मैं कहूँ वीक लिगेंड हो, तो मैं कैसे लिखूँगी, वही D8 का T2G6 Eg2। इसलिए यहाँ पे कहा कि केवल वे ही ऑर्बिटल यूज होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा, D8 होएगा। क्योंकि चाहो तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, चाहो तो लिगेंड वीक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस पे पड़ेगा, इनकी स्प्लिटिंग से पड़ेगा। ठीक है, स्प्लिटिंग कैसी हो रही है ना। अगर ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। अगर स्प्लिटिंग कम हो रही है, एनर्जी गैप कम होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी, CFSC का मान कम होगा। समझ रहे आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो हमेशा उस तरीके से अपन बोलेंगे कि स्प्लिटिंग कम है तो एनर्जी कम, ठीक है। यहाँ लिगेंड की कोई नेचर जैसे इफेक्ट करती है, लेकिन कंसीडर नहीं कर सकते कि केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही बनेगा या फिर वीक फील्ड लिगेंड में ही बनेगा। क्लियर, ये चीज़ आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।